आज मैं आपको ऊष्मा इंजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जो ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करती है, अर्थात ये ऊष्मा को ग्रहण करती है और उसको यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करती है। इस ऊष्मा इंजन के तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला ऊष्मा का स्रोत, दूसरा कार्यकारी पदार्थ और तीसरा है सिंक। तो जो पहला भाग है ऊष्मा का स्रोत, ये उच्च ताप का एक ऊष्मा का भंडार होता है जिससे इंजन ऊष्मा ग्रहण करता है। इससे कितनी भी चाहे ऊष्मा ले ली जाए, इसकी क्षमता पर कोई असर नहीं होना चाहिए। इस कारण इस स्रोत की जो धारिता है वो अनंत होती है, ताकि इससे ऊष्मा लेने पर इसका ताप नियत रहे। दूसरा है इसमें कार्यकारी पदार्थ। कार्य पदार्थ एक गैस होता है, एक गैस होती है कार्यकारी पदार्थ। उस गैस में चक्रीय परिवर्तन से हमको कार्य की प्राप्ति होती है। इस गैस को एक सिलेंडर में लिया जाता है, सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ होता है। उस पिस्टन को हम घर्षण रहित मानते हैं। तो इस गैस को जब ऊष्मा मिलती है तो गैस ऊष्मा ग्रहण कर पिस्टन को गति प्रदान करती है, और इस पिस्टन के अग्र दिशा में और पश्चिम दिशा में आने जाने की वजह से जो अंदर जो गैस है उस गैस में चक्रीय परिवर्तन कर कार्य की प्राप्ति की जाती है। तीसरा भाग है इसका सिंक। सिंक जो है ये ऊष्मा इंजन का कम ताप वाला ऊष्मा का भंडार है जो इंजन की शेष बची ऊष्मा को ग्रहण करता है। इसकी भी क्षमता अनंत होती है या इसकी धारिता अनंत होती है, ताकि इसको कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए इसका ताप अपरिवर्तित रहता है। तो कुल मिलाकर के इंजन के तीन भाग होते हैं। एक स्रोत है जिसका T1 केल्विन ताप लिया जाता है, एक सिंक है जिसका T2 केल्विन ताप होता है। तो ये जो कार्यकारी पदार्थ है एक सिलेंडर में लिया जाता है। ये कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है। इस ऊष्मा में से कुछ भाग कार्य में परिवर्तित करता है और शेष भाग ऊष्मा का सिंक को प्रदान कर देता है। अगर मान लें हम ये कार्यकारी पदार्थ इस स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और शेष Q2 ऊष्मा सिंक को प्रदान करता है, तो जो कार्य होगा W वो Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा। यानी कि Q1 ऊष्मा ग्रहण करके W कार्य करके शेष Q2 ऊष्मा कार्यकारी पदार्थ सिंक को दे देता है। इस कार्यकारी पदार्थ में जब ऊष्मा की प्राप्ति होती है तो ये कार्यकारी पदार्थ कार्य करता है, और जिससे इंजन की हम दक्षता परिभाषित करते हैं। और इंजन की दक्षता इंजन द्वारा किए गए कार्य और ली गई ऊष्मा के अनुपात के बराबर होता है। तो ये जो इंजन है ये यहाँ से स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है, W कार्य करता है। तो ये इस इंजन की दक्षता इस इंजन द्वारा किए गए कार्य और इसके द्वारा स्रोत से ली गई ऊष्मा का अनुपात होता है, अर्थात दक्षता ईटा इक्वल टू W अपॉन Q1। यानी कि कार्यकारी पदार्थ या इंजन द्वारा किया गया कार्य और ली गई ऊष्मा का अनुपात इंजन की दक्षता कहलाती है। अब जो किया गया कार्य है वो Q1 माइनस Q2, तो W की जगह Q1 अपॉन माइनस Q2 रख दिया अपॉन Q1, तो यह आ गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अर्थात इंजन की दक्षता होती है वो होती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब इसमें अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ ऊष्मा सिंक को दी जाती है, तो Q2 का मान शून्य नहीं होता। जब Q2 का मान शून्य नहीं होता तो इंजन की दक्षता कभी भी एक नहीं हो सकती है, हमेशा एक से कम ही होगी। अर्थात इंजन की दक्षता 100% से सदैव कम होती है। इस इंजन की दक्षता को सुधारने के लिए, और प्रायोगिक तौर से देखा गया तो इसकी दक्षता एक से बहुत कम पाई गई, यानी कि 100% से बहुत कम पाई गई। तो इस इंजन की दक्षता में सुधार करने के लिए, इसको विकसित करने के लिए कार्नो ने एक काल्पनिक इंजन की परिभाषा दी। ये कार्नो ने एक इंजन की कल्पना की जो कार्नो का इंजन कहलाता है। इस कार्नो इंजन में जो कार्यकारी पदार्थ है वो निश्चित अवस्था से प्रारंभ करके विभिन्न उत्क्रमणीय प्रक्रमों द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। यानी कि कार्यकारी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, दूसरी से तीसरी में जाता है, तीसरे से चौथे में, और चौथे से वापस पहली अवस्था में आ जाता है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। और ये कार्नो चक्र कहलाता है।
और इस कार्नो चक्र के 4 भाग होते हैं, एक समतापी प्रसार, एक रुद्धोष्म प्रसार, एक समतापी संकुचन और एक रुद्धोष्म संकुचन। अब कार्नो ने इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए इस इंजन के 3 भाग की जगह 4 भाग कर दिए, तो उसने एक स्टैंड और जोड़ दिए और स्टैंड के साथ अब इसके 4 भाग हो गए। तो एक तो हो गया ये T1 ताप का स्रोत, एक हो गया T2 ताप पर सिंक, एक कार्यकारी पदार्थ युक्त सिलेंडर, तो इसमें कार्यकारी पदार्थ हो गया, और ये हो गया स्टैंड। ये स्टैंड पूरी तरह कुचालक होता है। ये जो कार्यकारी पदार्थ युक्त सिलेंडर है, इसकी सारी दीवारें कुचालक होती हैं। तल सुचालक, नीचे वाला तल सुचालक होता है। जो पिस्टन है, पिस्टन की गति घर्षण रहित ली जाती है। ये जो स्रोत है, इस स्रोत की सभी दीवारें कुचालक, लेकिन इसका जो ऊपरी तल है जिस पर ये कार्यकारी पदार्थ युक्त सिलेंडर रखा जाएगा वो सुचालक होता है। इसी तरह सिंक की सारी दीवारें कुचालक, लेकिन इसका तल सुचालक होता है। तो इसके 4 मुख्य भाग हैं कार्नो चक्र के। तो पहला जो कार्य जो होगा इसमें वो होगा समतापी प्रसार। तो गैस P1 V1 T1 यानी कि प्रारंभिक स्थिति में दाब, ताप, आयतन P1 V1 T1 माने, तो यहाँ से A से लेकर के B तक गैस को प्रसार करवाया जाता है और गैस का ताप निश्चित रखा जाता है। तो गैस का इतना प्रसार करवाया जाता है कि गैस अवस्था B यानी कि उसका दाब P2 V2 समतापी है तो ताप वही रहेगा। तो P2 V2 और T1 अवस्था में B में आ जाती है। फिर उसका समतापी प्रसार के बाद रुद्धोष्म प्रसार करवाया जाता है B से C तक, और तब तक करवाया जाता है जब तक इसकी अवस्था P3 V3 T2 में नहीं आ जाए। अब इसका ताप बदलेगा, दाब और आयतन दोनों बदलेंगे, P3 V3 T2 आएगा। उसके बाद इसका समतापी संकुचन करवाया जाता है जब तक अवस्था D में आ जाए, और D में ये हो जाता है P4 V4 T2। तो इसका ताप, ये समतापी संकुचन है तो ताप T2 ही रहेगा और दाब और आयतन दोनों बदल जाएंगे। और अंत में पुनः रुद्धोष्म संकुचन करवाया जाता है, तब तक करवाया जाता है जब ये निकाय वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ जाता। तो ये जो चारों चक्र मिलाकर के समतापी प्रसार, ये रुद्धोष्म प्रसार, ये समतापी संकुचन और ये रुद्धोष्म संकुचन, ये चारों मिलकर के, इन चारों स्टेप से गुजरते हुए कार्यकारी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में जाता है। तो ये चारों मिलकर के, चारों प्रक्रम मिलकर के कार्नो का चक्र कहलाते हैं। तो कार्नो के चक्र में 4 परिवर्तन होते हैं और कार्नो के इंजन में 4 मुख्य भाग होते हैं। ये कार्नो इंजन की मुख्य बातें थी। शेष बातें अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।